नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो है ईथर के पार्ट नंबर 3 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आपको एरोमेटिक ईथर के बारे में बताएंगे। इसके पहले जो है हमने एरोमेटिक ईथर के बारे में आपको बताया है, ईथर सामान्य ईथर के बारे में जिसमें बताया है, डाई मेथिल ईथर और डाई एथिल ईथर के बारे में आपको बताया है। ईथर के सामान्य परिचय के साथ साथ ईथर के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में आपको विस्तृत पूर्वक अध्ययन कराया है, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको अध्ययन कराया। अगर आपने अभी मेरा वीडियो जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पड़ी जाकर वीडियो को आप अच्छे से देखिए और ईथर के बारे में आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। तो आज हम लोग जो है एरोमेटिक ईथर के बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिक ईथर होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में आप समझिएगा। तो एरोमेटिक ईथर ईथर श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। इसका सामान्य सूत्र C6H5OCH3 होता है। देखिए ईथर समूह है, बशर्ते फर्क क्या होता है कि यहाँ पर फेनिल समूह जुड़ा हुआ है C6H5 तथा इसका रासायनिक नाम मेथॉक्सी बेंजीन या मेथिल फेनिल ईथर, इसको आप कह सकते हैं मेथिल फेनिल ईथर भी कहते हैं। और शॉर्टकट नामों की बात करें तो इसका शॉर्टकट नाम जो होता है एनीसॉल होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनीसॉल के निर्माण की विधि के बारे में। एनीसॉल को हम कैसे निर्मित करेंगे, तो सबसे पहली विधि है सोडियम फिनॉक्साइड द्वारा। हमने लिखा है कि सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम सोडियम फिनॉक्साइड को अल्कोहल की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड या आयोडोमेथेन के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एनीसॉल। तो इस वीडियो में हम लोग जो है संपूर्ण एनीसॉल के बारे में विस्तृत जानकारियों को अध्ययन करके उन्हें समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड है, देखिए सोडियम फिनॉक्साइड का फार्मूला हम ले रहे हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आप समझिएगा, यह है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ONA, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड को आप किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, मेथिल आयोडोमेथेन या CH3 सिंगल बॉन्ड I। और यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, अल्कोहल की उपस्थिति में C2H5OH। ये एथेनॉल है, एथेनॉल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है और हम इसे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो ये सोडियम जो है आयोडीन के साथ क्रिया कर लिया और ये बना लेता है सोडियम आयोडाइड। क्या बना लेता है, सोडियम आयोडाइड। और ये CH3 जो है ऊपर जाकर जुड़ जाता है, ये CH3 यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा और ये ऑक्सीजन और ये CH3 ऑक्सीजन और ये CH3 हो गया और ये बन गया आपका एनीसॉल। ठीक है, ये एनीसॉल हो गया। ये चक्रीय संरचना है, आप बिना चक्री भी देख लीजिए। फेनिल के लिए सूत्र होता है C6H5 सिंगल बॉन्ड ONA। ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड। और इसकी क्रिया करा रहे हैं आयोडोमेथेन या मेथिल आयोडाइड से क्रिया करा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं आप अल्कोहल की उपस्थिति में C2H5OH की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। तो ये सोडियम आयोडीन के साथ क्रिया करता है और बनाता है सोडियम आयोडाइड। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, सोडियम आयोडाइड। और ये CH3 आपके पास बची हुई संरचना है C6CH5O और ये सिंगल बॉन्ड के साथ आपका CH3 यहाँ पे जुड़ जाता है और ये बनता है एनीसॉल। ठीक है, तो एनीसॉल के निर्माण की सबसे पहली विधि है सोडियम फिनॉक्साइड द्वारा। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड को जब आप किसके द्वारा बनाते हो, आप जो है सोडियम फिनॉक्साइड को सीधे सीधे मेथिल आयोडाइड या आयोडोमेथेन के साथ क्रिया कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, एरोमेटिक ईथर यानी एनीसॉल प्राप्त होता है। ठीक है, आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछेगा
कि सोडियम फिनॉक्साइड से एनिसोल प्राप्त कीजिए। तो सोडियम फिनॉक्साइड से एनिसोल प्राप्त करने की ये पहली विधि है जिसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड से एनिसोल प्राप्त करना। ठीक है, तो आप उसमें ये समीकरण दे सकते हैं, आप इस प्रकार से भी समीकरण दे सकते हैं, दोनों प्रकार से समीकरण दे सकते हैं, क्योंकि ये आपका चक्रीय यौगिक के लिए बनता है और ये विदाउट चक्रीय है। परंतु कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें चक्रीय संरचनाएं देना अनिवार्य है, वहां पर साधारण संरचनाएं समझ पाना कठिन होता है। ठीक है, तो दूसरी विधि के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। हम लोग की दूसरी विधि जो है फिनाल के द्वारा है। जब हम फिनाल को डाईएजोमेथेन, हमने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है डाईएजोमेथेन का CH2N2 के साथ गर्म करते हैं तो हमें एनिसोल प्राप्त होता है। चलिए फिनॉल बना लेते हैं हम लोग। फिनाल से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, हमने फिनाल के बारे में इसके पहले पढ़ाया है आपको, एल्कोहल फिनाल, और तब हम लोग ईथर पे आए हैं। तो ये है आपका फिनाल। ठीक है, अब फिनाल को किसके साथ क्रिया करा रहे हैं हम लोग, डाईएजोमेथेन यानी CH2N2, इसको बोलते हैं हम लोग डाईएजोमेथेन। अब डाईएजोमेथेन के साथ आप इसे गर्म कर रहे हैं, तो जब डाईएजोमेथेन के साथ आप इसे गर्म मात्र करते हैं तो यहाँ पर देखिए, ध्यान देंगे, ये CH2 आकर के यहीं पर अटैच हो जाता है। तो ये हो गया आपका C6H5, ठीक है, यहाँ पर O, और ये CH2 के साथ एक CH3 हो गया, तो ये हो गया CH3, और ये आपका बन गया एनिसोल। अब प्लस ये नाइट्रोजन गैस के रूप में यहाँ पे क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ठीक है, नाइट्रोजन किसके रूप में मुक्त हो जाएगी, गैस के रूप में। अब साधारण अगर संरचना आप देखना चाहते हैं तो साधारण संरचना भी आप देख लीजिए। फिनाल का फार्मूला होता है C6H5OH, ये फिनाल है। डाईएजोमेथेन का फार्मूला होता है CH2N2, और आप इसे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जब आप इसे गर्म करते हैं तो ये CH2 यहाँ आकर जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है C6H5O, और ये हो गया CH3, और ये कौन सी गैस मुक्त हो गई भाव, नाइट्रोजन गैस मुक्त हो गई। तो नाइट्रोजन गैस मुक्त हो गई, ये बन गया एनोसॉल। तो एनिसॉल बनाने के लिए बारे में आप रिंग की भी अभिक्रिया दे सकते हैं और साधारण भी अभिक्रिया दे सकते हैं, जो आपको समझ में आए वो आप अभिक्रियाएं एग्जाम में देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीसरा मेथड है डाईमेथिल सल्फेट। डाईमेथिल सल्फेट हमने फार्मूला लिखा है CH3 का होल ट्वाइस SO4, डाईमेथिल सल्फेट है, इसको बोलते हैं CH3 का होल ट्वाइस SO4 के साथ गर्म करने पर एनिसोल और मेथिल सोडियम सल्फेट। ठीक है, मेथिल सोडियम सल्फेट आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। फिनाल को क्षारीय विलयन में, जो फिनाल है आपके पास, और उस फिनाल को क्षारीय विलयन के साथ डाई मेथिल सल्फेट के साथ गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होता है, एनिसोल। लेकिन फिनाल का क्षारीय विलयन क्या होता है, तो फिनाल का क्षारीय विलयन होता है सोडियम फिनॉक्साइड। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे। तो सोडियम फिनॉक्साइड को आप डाईमेथिल सल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे। तो चलिए क्रिया कराते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड है। सोडियम फिनॉक्साइड से आप लोग बहुत अच्छी भली बात परिचित हैं। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, देखिए ये है आपका सोडियम फिनॉक्साइड, इसको बोलते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने लिख दिया है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब सोडियम फिनॉक्साइड को आप किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, मेथिल सल्फेट CH3 का होल ऑफ ट्वाइस इंटू SO4 के साथ आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जब आप इसे गर्म करते हैं तो ये सोडियम एक बाहर निकल आता है। जब एक सोडियम बाहर निकल आएगा तो वहाँ पर बचेगा आपके पास क्या, देखिए वहाँ पर जो है आपके पास बचेगा ऑक्सीजन। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, दिक्कत हो रही है समझने में तो। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, और यहाँ से एक CH3 जाकर जुड़ गया, ये हो गया CH3। ठीक है, थोड़ा स्पष्ट कर दे रहे हैं इसको, CH3, ये बन गया आपका
एनीसोल अब प्लस, अब आपका बनेगा क्या, एक मेथिल है, ठीक है, मेथिल हो गया, यहाँ का एक सोडियम परमाणु, सोडियम और बचा हुआ SO4, तो इसको बोलते हैं मेथिल सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये बोलेंगे मेथिल सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये आपका हो गया मेथिल सोडियम सल्फेट। अगर आप इसे साधारण अभिक्रिया के रूप में देखना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, C6H5O Na, जिसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, और ये हो गया मेथिल सल्फेट, मेथिल सल्फेट। अब आपको करना क्या है, गर्म करना है। जब आप इसे गर्म करते हैं तो यहाँ पर एनीसोल बना लीजिए, तो ये हो जाएगा C6H5O, ये सोडियम निकलेगा, यहाँ पर CH3 की संख्या 2 है, एक CH3 जाकर जुड़ जाएगा, तो ये हो गया एनीसोल। बाकी सेम चीज़ें वही होंगी आपकी, CH3Na क्या हो गया 4, ये आपका हो गया मेथिल सोडियम सल्फेट, ठीक है। इसके बाद तीसरी है उल्मान अभिक्रिया। देखिए नाम वाली अभिक्रियाएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप नाम वाली अभिक्रियाओं पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है, नाम वाली अभिक्रियाओं पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है आपको। यहाँ पे है ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला बना लेते हैं हम लोग, ब्रोमोबेंजीन, आप समझिएगा यहाँ पर ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन, एक ही रिएक्शन में आप लोग इसे कन्फर्म क्लियर करिए, ठीक है। यहाँ पर आपने बना लिया ब्रोमो, ठीक है, ये हो गया आपका ब्रोमोबेंजीन, आपने क्या बना लिया, ब्रोमोबेंजीन। अब प्लस आपको क्या लेना है, फिनॉल, ठीक है, यहाँ से आपको लेना है फिनॉल, आपने फिनॉल ले लिया, और प्लस उसमें कहा गया KOH भी लेना है, KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो आपको डाइफेनिल ईथर प्राप्त होता है। लेकिन उसके पहले आप समझिएगा कि ये ब्रोमीन जो है वह क्रिया करेगा पोटेशियम से, और ये OH जो ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन जो है, वह किससे क्रिया करेगा बाबू, OH से। तो ये पोटेशियम क्रिया किया तो इससे बना लिया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, बल्कि पोटेशियम ये ब्रोमीन से क्रिया किया है तो पोटेशियम ब्रोमाइड बनाएगा, और प्लस ये OH परमाणु और यहाँ से H मिल करके क्या बना लिए, H2O। अब आपके पास बचा हुआ क्या है, बेंजीन वलय की ये संरचना बची हुई है, ठीक है, बेंजीन वलय की ये संरचना इस तरीके से बची हुई है, और यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त बेंजीन वलय बचा हुआ है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका बन गया, 2 फेनिल है तो इसको बोलते हैं हम लोग डाईफेनिल, ठीक है, डाईफेनिल, और ये हो गया आपका ईथर, तो ये बन गया आपका डाईफेनिल ईथर। तो ईथर बनाने की ये प्रमुख चार विधियां थी। अब हम लोग जो है एनीसोल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, एनीसोल के कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, उसको भी जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इसे भी समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग जो है एक एक पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल अम्ल। उसके बाद हम लोग एमीन यानी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। समाप्त कर लेते हैं। तो एनीसोल को हाइड्रोजन आयोडाइड, देखिए सबसे पहला है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया। तो जो एनीसोल है, ठीक है, एनीसोल का फार्मूला आप जान ही गए हैं, OCH3, ये एनीसोल है। और एनीसोल को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो ये मेथिल आयोडीन के साथ क्या हो गया, क्रिया कर लिया। ये मेथिल आयोडीन के साथ क्रिया कर लिया, तो ये पहले तो आपका फेनिल ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये O हो गया। और ये आयोडीन के साथ क्रिया किया तो मेथिल आयोडाइड,
यानी CH3I आयोडो मेथेन बनाया, और ये हाइड्रोजन परमाणु जो है जा करके वहीं पे जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद बनाएगा आपका क्या, फिनॉल। ठीक है, क्या बनाएगा, फिनॉल बनाएगा। तो आप एनिसॉल से फिनॉल भी बना सकते हैं। एनिसॉल को आप क्या करना है, हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में गर्म करना, यानी क्रिया कराना है, तो आपको क्या बनेगा, एनिसॉल। और दूसरा है ब्रोमीनीकरण। देखिए ब्रोमीनीकरण का मतलब होता है ब्रोमीन के साथ क्रिया। अब आपके पास एनिसॉल है, ठीक है, एनिसॉल है। अब इस एनिसॉल को, एनिसॉल है, एनिसॉल को आप ब्रोमीन के साथ क्रिया करा रहे हैं Br2, बट यहाँ पर उत्प्रेरक आपको ध्यान में रखना है CH2। CH2 ये आपका क्या है, उत्प्रेरक है। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आर्थो कंडीशन में प्राप्त होता है और पैरा। देखिए दोनों कंडीशंस के बारे में बताया गया। तो एनिसॉल ऐसे ही रहेगा। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, बात समझिएगा बाबू, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है और उसकी जगह पे ब्रोमीन जुड़ता है, तो ये आपका होगा अर्थो ब्रोमो एनिसॉल, ब्रोमो एनिसॉल। ठीक है, बट अगर वो यहाँ से न निकल करके नीचे वाले हिस्से से हाइड्रोजन पृथक हो रहा है, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर OCH3 ऐसे है, यहाँ पर ब्रोमीन जाकर जुड़ रहा है, तो पैरा, इसको बोलते हैं क्या, पैरा ब्रोमो एनिसॉल, इसको बोलते हैं पैरा ब्रोमो एनिसॉल। ठीक है, एनिसॉल। और जो हाइड्रोजन पृथक हुआ है ना, ये यहाँ से एक ब्रोमीन के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एनिसॉल के बनाने की विधि, उसके कुछ रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा लिखिए, हम लोग इसके आगे चलते हैं, एनिसॉल के और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रमुख अभिक्रियाएं हैं नाइट्रीकरण है, सल्फोनीकरण है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। ठीक है, ये 4 प्रमुख अभिक्रियाएं। तो इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ तक नोट करिए। देखिए आगे हमने बताया था आपको नाइट्रीकरण के बारे में, सल्फोनीकरण के बारे में, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और फ्रीडल क्राफ्ट के अभिक्रिया में 2 अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग करा रहे हैं, किससे क्रिया करा रहे हैं, नाइट्रीकरण। तो एनिसॉल है ये, ठीक है, एनिसॉल है। अब इस एनिसॉल को, ठीक है, एनिसॉल को नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करा रहा है। तो एनिसॉल में आपका OCH3 वहीं के वहीं रहेगा। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन पृथक होता है, एक बंद फ्री होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन पृथक हो रहा है, एक बंद फ्री होगा, NO2 वहाँ पर जुड़ जाएगा, या तो यहाँ नीचे जुड़ेगा, ठीक है, या तो नीचे वाले भाग में जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा OCH3 और ये हो जाएगा NO2। तो इसे आप बोल सकते हैं ये आर्थो नाइट्रो एनिसॉल, ये है आर्थो नाइट्रो एनिसॉल, एनिसॉल, और ये है पैरा, पैरा नाइट्रो एनिसॉल, नाइट्रो एनिसॉल। अब बचेगा क्या, यहाँ से एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन मिल करके टोटल आपके क्या बना लेंगे, H2। तो ये हो गया नाइट्रीकरण। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने कई नाइट्रीकरण के बारे में हमने पढ़ा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, वीडियो वहाँ पे मिलेंगे। सल्फोनीकरण में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आपको क्रिया करानी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एनिसॉल है, ठीक है, ये आप ले लेते हैं एनिसॉल, ठीक है, ये आपका आ गया एनिसॉल। अब आप इसकी क्रिया करा रहे हैं H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो आर्थो वाली कंडीशन से आप भली बात परिचित हो गए,
कि यहाँ पर OCH3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर SO3H, देखिए SO4 था, हमने SO3 ले लिया और यहाँ से एक H, यानी अब हमने बचाया क्या है, अभी आप देखिए ये अर्थो की कंडीशन हो गई। पैरा की कंडीशन आप समझ लेते हैं। पैरा की कंडीशन के लिए यहाँ पर OCH3 ऐसे ही है और यहाँ पे SO3H है, एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन, और यहाँ जहाँ से भी हाइड्रोजन निकला है यहाँ या यहाँ से मिल करके H2O बना लेगा। ठीक है, ये क्या बना लेगा, H, यहाँ पे लिख दे रहे हैं H2। अब ये बना क्या, इस चीज को समझिए, ये अर्थो सल्फो एनिसोल, ये हम कह सकते हैं अर्थो सल्फोनिक एनिसोल, और वो आपका जो है पैरा, ठीक है, पैरा, और सेम चीज वही सल्फोनिकम। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आपको क्या करना है, एनिसोल लेना है। ठीक है, आपने ले लिया यहाँ पर एनिसोल, ठीक है, एनिसोल है ये। अब एनिसोल को किसके साथ क्रिया करानी है आपको, क्लोरोमेथेन, देखिए CH3Cl, क्लोरोमेथेन के साथ क्रिया करानी है। यहाँ पे आप उत्प्रेरक जो है ध्यान में रखेंगे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो दो कंडीशन बनेगी, एक या तो यहाँ से हाइड्रोजन पृथक होगा या तो यहाँ से हाइड्रोजन। तो जहाँ से भी पृथक होता है, आप जहाँ से भी पृथक करते हैं OCH3, यहाँ से पृथक करेंगे तो यहाँ CH3 जुड़ेगा। अब वहाँ से पृथक नहीं करते हैं, तो आपका नीचे पैरा वाली कंडीशन से यहाँ से पृथक होगा। तो ये अर्थोमेथिल फिनॉल है, ये अर्थोमेथिल क्या है, फिनॉल, ये अर्थोमेथिल फिनॉल है, और ये जो है आपका पैरामेथिल फिनॉल है, एनिथोल है, सॉरी एनिसोल इसको बोलते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, एनिसोल। ठीक है, और ये पैरा एनिसोल हो गया। और आपके पास बचा क्या है, यहाँ से क्लोरीन, और जो हाइड्रोजन है वो क्रिया करके आपका क्या बनाएगा, HCl। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण में हमको एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करानी होती है, वो थोड़ा सा आप समझ लेंगे। एसिटिल क्लोराइड में सबसे पहले आपने ले लिया यहाँ पे एनिसोल, ठीक है, एनिसोल हो गया, इसको बोलते हैं एनिसोल, और प्लस आप एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। अब एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा रहे हैं, उत्प्रेरक आपके सेम वही हैं, ठीक है, निर्जल AlCl3 है। तो यहाँ से सेम चीज वही है, जुड़ेगी जैसे आप वहाँ पर जोड़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पर आपका COCH3 एनिसोल है, यहाँ से एक हाइड्रोजन पृथक होगा तो ये पूरा का पूरा भाग, इतना भाग जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा COCH3। या ऐसे नहीं जुड़ता है तो आपका पैरा वाली कंडीशन में जुड़ जाएगा। पैरा वाली कंडीशन में यहाँ पर एनिसोल है CH3 और यहाँ पर हो जाएगा COCH3। तो ये आपका बनेगा अर्थो या पैरा एसिटोफिनॉन, ठीक है, फिनॉन, ठीक है, एसिटो एनिसोल, फिनॉन एसिटोफिनॉन एनिसोल बनेगा, है ना। तो ये बन गया अर्थो या पैरा एसिटो एनिसोल, क्या बन गया, एनिसोल। ये क्लोरीन यहाँ के एक हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बना लेता है, HCl बना लेगा, ठीक है, क्या बना लेगा, प्लस HCl। तो ये थे एनिसोल के रासायनिक गुणधर्म और एनिसोल बनाने की विधि। तो ईथर, संपूर्ण ईथर यहीं पे आपका समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग जो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल अम्ल के बारे में एक एक पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।